हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग, बताइएगा। आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में से ही एक प्रयोगात्मक विधि के बारे में, यानी कि एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको स्टडी विद सभी चैनल पर आप आए हैं, आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखेंगे कि प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ इसमें आपको कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं आएगी एग्जाम में। तो देखिएगा, प्रयोगात्मक विधि की अगर बात की जाए तो ये विधि में परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालने पर बल दिया जाता है। किस पर? तो प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालने पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक विषयों में जिस प्रकार प्रयोगशालाओं में तथा वास्तविक जीवन की पृष्ठभूमि में व्यवस्थित एवं नियंत्रित परिस्थितियों, वस्तुओं एवं प्राणियों पर प्रयोग करके उनके गुण व्यवहार और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही मनोविज्ञान की दुनिया में पशु पक्षियों और व्यक्तियों पर प्रयोग करके उनके व्यवहार का अध्ययन का प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाने में इसी विधि का काफ़ी योगदान रहा है। किसका? तो एक्सपेरिमेंट मेथड का काफ़ी योगदान रहा है। इस दृष्टि से प्रयोगात्मक विधि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी विधि प्रतिनिधित्व करती है जिसमें पूर्ण नियंत्रण एवं पूर्ण व्यवस्थित परिस्थितियों में उनके व्यवहार एवं क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करके उचित निष्कर्ष निकाले जा सके एवं उनके आधार पर सामान्य सिद्धांत एवं नियमों की स्थापना की जा सके। तो ये सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पर गैरेट महोदय ने कुछ लिखा है कि नियंत्रित स्थितियों में किया गया निरीक्षण ही क्या है? प्रयोग कहलाता है इनके अनुसार। आगे देखेंगे प्रयोगात्मक विधि की कुछ अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो देखिएगा, प्रयोगात्मक विधि की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं होती हैं। अब एक एक अवस्था यहाँ पर अच्छे से हम देखेंगे। तो पहली अवस्था जो है, पहली स्टेज क्या कहती है? समस्या का चयन करना। प्रयोगात्मक विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है? सामाजिक गतिविधियों, पूर्व अध्ययनों पर विद्वानों से विचार विमर्श और प्रयोगकर्ता जो प्रयोग कर रहा है उसकी अभिरुचि तथा संबंधित सामग्री की उपलब्धता के आधार पर समस्या का चयन किया जाता है। ये पहला स्टेज हो गया। अब दूसरे स्टेज में क्या करना है? तो परिकल्पना का निर्माण, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर देखिएगा, समस्या चयन करते समय जब आप समस्या का चयन कर रहे हो, चुनाव कर रहे हो, यानी कि प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हो, उसके बाद आपको परिकल्पना का निर्माण करना है या इसका निर्माण किया जाता है। परिकल्पना समस्या पर संभावित एक समाधान होती है जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रयोग द्वारा इसी परिकल्पना की सत्यता की जांच की जाती है। अब देखिएगा, थर्ड स्टेज क्या कहता है? तो विधि का निर्धारण करना, यानी कि डिसाइडिंग द मेथड। तो समस्या और परिकल्पना, ये पहले और दूसरा स्टेज था। इसके बाद आपको जब विधि का निर्धारण करेंगे तब क्या होगा कि समस्या और परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रयोग विधि का निर्धारण किया जाता है। ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज है प्रभावी चरों पर नियंत्रण करना। इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोग तथा आश्रित व अनाश्रित चरों के अतिरिक्त और कौन कौन से चर अथवा प्रभावशाली तत्व हैं जिनको नियंत्रण किया जाना काफ़ी आवश्यक है। और मनोविज्ञान में आयु, यानी कि उम्र, शिक्षा, शारीरिक संरचना, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, थकान, यौन व्यक्तित्व, कई सारे आनुवंशिकता और वातावरण आदि ऐसे बाहरी चर होते हैं जिनके जो अध्ययन किए जाने वाले चरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें हम नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों का स्थिरता, संतुलन, प्रतिसंतुलन या फिर यादृच्छिकरण या उन्मूलन, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब क्या है? इस स्टेज में क्या होता है कि जो प्रभावी चर हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, उस पर नियंत्रण किया जाता है फोर्थ स्टेज में। अब देखिएगा, फिफ्थ वाले स्टेज में क्या होता है? तो अनाश्रित या व फिर आश्रित चरों पर नियंत्रण किया जाता है। यह प्रयोग विधि की मुख्य प्रक्रिया मानी जाती है और इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले जो चर हैं उनमें में से
अनाश्रित चर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद आती है 6th स्टेज। इसमें होता है कि प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग की प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से? ये न्यायादर्श वाली यानी कि सैंपल वाली यहाँ पर स्टेज हो जाएगी। तो पहला हो जाएगा कि प्रक्रिया में 2 प्रायोगिक चरों में परिवर्तन किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में किसी न्यायादर्श का यानी कि किसी सैंपल का वैज्ञानिक विधियों से चयन कर उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो है प्रकार, वो तीसरी प्रकार में किसी व्यक्ति या समूह का प्रयोग करते समय प्रयोग के लिए उसकी उपयुक्तता पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें जो आपकी 6th स्टेज होती है उसमें न्यायादर्श यानी कि सैंपल का काम होता है। तो सैंपल में 3 प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रक्रिया यानी कि प्रयोग की प्रक्रिया यहाँ पर 3 प्रकार से की जाती है। अब अगला देखिएगा, जो 7वीं स्टेज है 7th स्टेज, उसमें क्या होता है, उपकरण का चयन व प्रयोग किया जाता है यानी कि सिलेक्शन द यूज ऑफ टूल्स। इस अवस्था के अंतर्गत समुचित उपकरणों तथा प्रायोगिक सामग्री का प्रयोग करने वाले किसी निश्चित घटना अथवा व्यवहार से स्वतंत्र चर में अपनी पूर्ण निर्मित योजना के अनुसार परिवर्तन करता है, जिससे उसके आश्रित चर से संबंध का परीक्षण किया जाता है। और इसी दौरान वह प्राप्त आंकड़ों का जो उसे प्राप्त होते हैं, जो भी डेटा उसे प्राप्त होता है उसका निरीक्षण किया जाता है, संकलन और विश्लेषण वहीं पर किया जाता है। अब देखिएगा लास्ट स्टेज क्या कहती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष और उसकी विवेचना की जाती है यानी कि रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आता है उसका एक्सप्लेन किया जाता है। तो आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जब निष्कर्ष ज्ञात किया जाता है और वहीं पर उसकी व्याख्या की जाती है। तो ये 8 स्टेज में जा करके ये प्रक्रिया यानी कि ये विधि जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखेंगे ये जो विधि हमने पढ़ रखी है इसके गुण कौन कौन से हैं, क्या मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। देखिएगा तो पहला यहाँ पर गुण हो जाएगा कि विश्वसनीय और विधि मान्य है। ये विधि प्रयोगात्मक विधि सर्वाधिक विश्वसनीय मानी गई है, विधि मान्य मानी गई और व्यवस्थित व सुस्पष्ट तथा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि माना गया है इसको। दूसरा गुण है कि यथार्थ विज्ञान है। ये प्रयोगात्मक विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया है। रुडवर्थ का ये कथन है कि प्रयोग ने मनोविज्ञान को एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या यथार्थ क्या किया है, विज्ञान बनाया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक गुण। अब अगला गुण है कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग। ये जो विधि है ये सर्वत्र लागू होती है, बच्चे हों चाहे प्रौढ़ हो या वयस्क हों, सभी पर इस विधि को लागू किया जा सकता है। और इस विधि से पशुओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। अन्य विधियों की सहायता से सभी तरह के लोगों का अध्ययन कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसे कहा गया सार्वभौमिक अनुप्रयोग है ये। तो ये विधि इसका एक गुण हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला गुण है कि व्यापक अनुप्रयोग इसका हो सकता है। तो पहला है प्रतिभा, व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और मानसिक विकारों को मापने वाली मनोविज्ञान के सभी शाखाओं में इसका व्यापक प्रयोग होता है। और शिक्षा और स्मृति की विभिन्न विधियों और नियमों, विभिन्न घटकों की शिक्षा, स्मृति, एकाग्रता, रुचि, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण का अंतरण, ये सारी चीज़ जो हैं तथा व्यक्तित्व के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रायोगिक खोजों ने प्रकाश डाला है। तो ये क्या है, व्यापक अनुप्रयोग है, बहुत वाइड यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इसका एक गुण ही माना जाएगा। अगला है मात्रात्मक मापन। तो प्रयोगात्मक विधि ने मनोविज्ञान में मात्रात्मक मापन को अंतः स्थापित किया है यानी कि स्थान दिया है। और मनुष्य की भावना, अभिप्रेरण, बोध और प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध की मात्रा का मापन इसी विधि से संभव है। अगला है विशेष क्रियाकलाप। तो कुछ विशेष क्रियाकलापों का अध्ययन केवल प्रयोगात्मक विधि की सहायता से किया जा सकता है, जैसे कि अनुकूलन के चमत्कार या फिर घटना का अध्ययन केवल प्रयोगात्मक विधि से किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी इसका गुण हो जाएगा। इसी तरह मनुष्य की प्रतिक्रिया का समय प्रायोगिक विधि के सिवाय किसी भी अन्य विधि से नहीं किया जा सकता है। अगला गुण है पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड होता है। इस विधि से पहले हम प्री प्लान यानी कि प्लान पहले से ही कर लेते हैं, पहले से इसका नियोजन कर लिया जाता है कि इस प्रयोग में हमें क्या करना है। तो इसलिए ये विधि और भी अच्छे से सफल होती है और भी इसमें सफलता पाई जाती है। अगला है विचलन और पुनरावृत्ति। अन्वेषणगत तथ्य को प्रभावित करने वाली दशाओं को एक प्रयोगकर्ता नियंत्रित कर सकता है और सृजन भी कर सकता है। वह उसे क्रमिक ढंग से परिवर्तन भी कर सकता है उसका, और इच्छानुसार वह उसे दोहरा सकता है। प्रेक्षण में उसको प्राकृतिक चमत्कार के होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रयोगकर्ता किसी प्रकार की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने प्रयोग की
इच्छा अनुसार पुनरावृत्ति कर सकता है। तो यहाँ पर ये इसका एक गुण ही तो हुआ कि इसके लिए हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रयोग करता है उसने प्रयोग किया और बिना प्रतीक्षा किए ही उसको इच्छा अनुसार वो पुनरावृत्ति भी कर सकता है, चाहे जितनी बार चाहे वो प्रयोग इसका कर सकता है, रिपीटेशन कर सकता है। अगला देखिएगा, अगला गुण है सत्यापन और जांच, यानी कि प्रयोग के परिणाम की जांच भी यहाँ पर की जा सकती है। ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर एक गुण माना जाएगा। लास्ट है शिक्षा में उपादेयता। तो शिक्षा के सभी आयामों पर प्रयोगात्मक विधि का व्यापक प्रभाव होता है और शिक्षा लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि, समय सारणी बनाने में, अध्यापकों को नियुक्त करने में, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने तथा विद्यार्थियों के निर्देशन एवं परामर्श में यह विधि काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपने कई सारे गुण इस विधि के देख लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, प्रयोगात्मक विधि की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि डीमेरिट्स हैं, उसे देख लीजिए। डीमेरिट्स देखेंगे तो पहली है डीमेरिट्स की कृत्रिमता, यानी कि आर्टिफिशियलिटी है। यहाँ पर शिक्षा, मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के अध्ययनों में इस विधि से संबंधित प्रयोगशाला में उत्पन्न की गई परिस्थितियाँ अस्वाभाविक तथा क्या होती हैं, कृत्रिम होती हैं, यानी कि प्राकृतिक नहीं है ये विधि। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन हो जाएगी। इसलिए प्रयोग द्वारा अध्ययन किए गए व्यवहार भी बनावटी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक लिमिटेशन हो जाएगी इसकी। इस प्रकार प्रयोगशाला में वास्तविक तथा यथार्थ परिस्थितियों को उत्पन्न करना कठिन होता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसका एक सीमा है। अगला है सीमित उपयोगिता। इस विधि का प्रयोग मनुष्यों पर संभव नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनुष्य चतुर तथा बुद्धिमान प्राणी होता है। इस प्रयोग के प्रयोजन को तुरंत समझ जाता है तथा उसी के अनुसार वो अपने मौलिक व्यवहार को बदलकर आडंबर पूर्ण व्यवहार करने लगता है। इसी कठिनाई के कारण यह विधि जानवरों पर अधिक लागू की जा सकती है और उस प्रयोग से प्राप्त नियमों का मानव व्यवहार की व्याख्या करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी सीमित उपयोगिता है, यह मनुष्य पर संभव नहीं होती, यह विधि मनुष्य पर नहीं प्रयोग की जा सकती है। अगला है कि सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करना संभव नहीं होता। प्रयोग में एक कारक को परिवर्तित करना और अन्य कारकों को नियंत्रित रखकर स्थिर रखना संभव नहीं होता। प्रयोग की सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना प्रयोगकर्ता के सामर्थ्य के बाहर होता है। तो यहाँ पर ये भी एक कह सकते हैं कि दोष इसका पाया गया है। सभी परिस्थितियों पर प्रयोगकर्ता नियंत्रण नहीं कर पाता है इस विधि में। अगला है कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन संभव है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस विधि के द्वारा मनुष्य की अचेतन क्रियाओं का अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। तो ये भी इसकी एक सीमा हो जाए कि आप मतलब सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से, सभी चीज़ों का अध्ययन संभव नहीं है। अगला है कि सभी प्रकार की परिस्थितियों का सृजन भी असंभव है। तो प्रयोगशाला में सभी प्रकार की परिस्थितियों का सृजन संभव नहीं है। विशेष रूप से यह बात सामाजिक और औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में लागू होती है, जैसे कि भीड़ के व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में संभव नहीं है। आप किसी भीड़ का प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिमेरिट्स है। अब देखेंगे लास्ट एक यहाँ पर विधि, यह विधि क्या है, स्वतंत्र विधि नहीं है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है कि यह विधि स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट मेथड ये नहीं माना जाता है। इस विधि की एक सीमा यह भी है कि यह विधि यह विधि क्या है, स्वतंत्र विधि नहीं है। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, स्वतंत्र विधि या नहीं है। इसमें अंतर्दर्शन, बाह्य निरीक्षण, तुलनात्मक और सांख्यिकीय विधि का प्रयोग निहित है। यह विधि अनुसंधान की विधि है। मनोविज्ञान के अधिकतर सिद्धांत एवं नियमों की खोज इस विधि से हुई है और आगे भी इस विधि के द्वारा संभव है। तो इस विधि से शिक्षा की अनेक समस्याओं को समझा जा सकता है तथा उनके समाधान के उपाय खोजे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना है और यहाँ पर ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, जो कि हर एक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इस टॉपिक के बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो डाउट ज़रूर क्लियर कीजिएगा, पूछेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।